विधवा बिमला देवी का बेटा परेश और गांव के किसान का बेटा आनंद दोनों नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे। आ, फिर से एक बड़ी मछली पकड़ ली। अरे तू क्या कर रहा है परेश? अरे क्या ही करेगा, तुझको तो मछली पकड़ना आता ही नहीं है। देख तो सही, मैंने 4 मछलियां पकड़ ली और तेरी बंसी अब तक खाली है। अब क्या कहूँ, मुझे अच्छे से आता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं तेरे साथ आता हूँ ताकि तू मुझे कुछ सिखा सके। लेकिन तू तो खुद में ही मस्त रहता है मछली पकड़ने में। अरे कुछ मुझको भी बता कैसे पकड़ना है। अरे क्या बताऊं, बस ये समझ ले, मछली पकड़ना मेरा सबसे पसंदीदा शौक है। जब मैं मछली पकड़ता हूँ तो आसपास की दुनिया से कट जाता हूँ, एकदम मन लगाकर। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, शायद तूने चारा सही से बांधा नहीं होगा, तभी मछली नहीं आ पा रही तेरे पास। ए आनंद, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 4 मछलियाँ तूने पकड़ी है ना, अगर उनमें से 2 बड़ी मछलियाँ तू मुझको दे दे तो मैं तुझे बता दूंगा कि रेखा दीदी कब आ रही हैं। क्या बात कर रहा है? रेखा घर आएगी? तू सच बोल रहा है ना? शहर से घर लौट रही है क्या? अरे कब आएगी? बताना, जल्दी बताना, कब आएगी? बोल ना। सुन, तू मेरी शर्त मान ले तो मैं तुझे सब बता दूंगा। 2 बड़ी मछलियां मुझको दे दो, सब कुछ बता दूंगा। कैसा पागल है। ले सारी मछलियां ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता कि रेखा कब आ रही है। तो सुन, 1 महीने बाद दशहरा है ना, शारदा दीदी और रेखा दीदी ने तय किया है कि वो इस बार त्योहार यहीं मनाएंगी। पिछले 5 सालों से शहर में रहती थी, इस बार माँ के पास रहेंगी। हाँ, पूरे 5 साल बाद रेखा गांव लौट रही है। क्या उसे अब भी मैं याद रहूंगा? ओ हेलो, कहाँ तू ख्यालों में कहाँ खो गया? अच्छा सुन, मैं घर जाकर माँ से कहता हूँ मछली तल दे। बारिश के दिन में गर्मा गर्म मछली चावल खाने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है मछली चावल। बिमला देवी विधवा थीं। जब उनके तीनों बच्चे छोटे थे तभी उनके पति का देहांत हो गया था। तब से वो अकेले ही बच्चों को पाल रही थीं। बिमला और परेश घर में अकेले रहते थे, इसलिए उनकी बेटी शारदा ने एक लड़का लक्ष्मण उनकी देखभाल के लिए रखा था। लक्ष्मण दिन भर बिमला देवी के हर काम में मदद करता था। अरे अभी कुछ देर पहले ही तो मैं बाजार गया था और आप फिर से झाड़ू लगाने लगी। अरे काकी, आपको कितनी बार कहा है कोई काम मत किया करो। अरे ओ पगले, थोड़ा आंगन बुहारने से क्या हो जाएगा? वैसे भी सारा दिन घर में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बोरियत होती है। अब चाहे जितनी बोरियत हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ मना किया है, आपको कोई मेहनत वाला काम नहीं करना है। घर के छोटे मोटे काम के लिए मैं हूँ ना, मैं काहे के लिए हूँ यहाँ पे। मुझे पता है, तू है इसलिए तो इस सूने घर में थोड़ी शांति मिलती है। बरसों हो गए बेटियों को शहर भेजे हुए, तभी से ही अकेलापन। ओहो, ऐसी बातें मत करो काकी, आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ परेश हैं और मैं भी तो हूँ। जब हम हैं तो आप अकेली कैसे? परेश का क्या कहूँ, बस शरीर से बड़ा हो रहा है, दिमाग से नहीं। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उम्र के साथ सब सुधर जाएगा काकी, आप चिंता मत करो। खून पसीना एक करके कमाया है ताकि बेटियों को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। जिस दिन मेरी बेटियां डॉक्टर बनकर गांव लौटेंगी, उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। दीदी लोग आने वाली हैं और उनके साथ हंसी खुशी मनाने के लिए आपको तंदुरुस्त रहना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए चलिए चलिए, आराम करिए, बाकी का काम मुझे करने दीजिए। लाइए लाइए लाइए। बिमला के पड़ोसी हरिपत बाबू का बेटा मुरली एक निकम्मा लड़का था। कोई काम नहीं करता था और पिता की कमाई पर ऐश करता था।
बिमला अक्सर उसके बारे में शिकायत करती थी, इसलिए मुरली के दिल में बिमला के प्रति एक गुप्त नाराजगी थी। अरे ये सुबह सुबह सोकर उठते ही बाबा फिर से शुरू हो गए। हर सुबह उनकी चिल्ला चिल्ली से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे बेटा, तूने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, वरना काका यूं ही क्यों चिल्लाएंगे, हैं? अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उस बूढ़ी बिमला देवी की वजह से है। दिन में 20 घंटे मेरे खिलाफ बाबा को शिकायत करती रहती है। अरे तू बिमला देवी की बात छोड़, जब से उसने अपने बेटियों को शहर भेजा है पढ़ाई के लिए, तब से वो औरों के बच्चों को बदनाम करने में लगी है। और नहीं तो क्या, ऐसा ऐसा बोलती है बाबा से कि बाबा ने मुझे पैसा देना तक बंद कर दिया। बता भला, क्या कोई काम नहीं उसके पास सिवा दूसरों की जिंदगी में झांकने के? क्या कहूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि उस बिमला देवी को ना सबक सिखाना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरी माँ से भी झगड़ा कर लिया, माँ बेचारी बहुत रोई। मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसे सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। हाँ यार, जैसे उसने मेरी माँ को रुलाया ना, मैं भी उसको रुलाना चाहता हूँ। बता, तेरे पास कोई योजना है क्या? अरे भाई, चालाकी तो मेरी खून में है, बस तू साथ देना। अच्छा तो फिर ठीक है दोस्त, जो करेंगे साथ में करेंगे। शाम को परेश कुछ आम लेकर घर लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात मुरली से होती है। अरे परेश, ये शाम के वक्त कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। मेरी तो तुम्हारी तरह पूरे गांव में घूमने की आजादी नहीं है। अरे तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है, अगर कभी घूमने का मन करे तो मुझको बता देना, मैं तुझे पूरा गांव घुमा दूंगा। अरे जब मैं हूँ तो घूमने की चिंता क्यों करता है? हाँ, तेरे साथ घूमूंगा तो फिर क्या होगा कि कुछ ही दिनों बाद मैं भी पेड़ के नीचे बैठकर जुए की महफिल सजा लूंगा। अरे पगले, मैं तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ और तू मुझको ताने मारता है, क्यों रे परेश? अरे नहीं मुरली दादा, मैं क्यों तुम्हारा अपमान करूंगा, मैं तो बस एक कल्पना कर रहा था। अच्छा ये बता, ये तेरे हाथ में जो है वो तो आम जैसा दिख रहा है, क्या ये? ये आम है? क्या बात कर रहे हो? किसने कहा कि ये आम है? मुझे तो लगा कि ये तो हाथी के अंडे होंगे। अरे तू पगले मजाक करना सीख गया। चल छोड़, आम तो बढ़िया पके हुए लग रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं खा के देखता हूँ, तभी बताऊंगा कि मीठे हैं या खट्टे। अच्छा, खुद खाएगा और मुझसे एक बार भी नहीं पूछेगा? नहीं 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 दादा, दिक्कत हो जाएगी तुमको। क्या है कि जो लोग थोड़ी बहुत शराब पीते हैं ना, उनके पेट को आम हजम नहीं होता है। तुम मत खाओ। हाँ। अरे पगले, ये बता, तुझे किसने कहा कि मैं शराब पीता हूँ? अब पीता नहीं हूँ, बस कभी कभी 2-4 बूंद चख लेता हूँ। चखना और पीने में अंतर होता है, बस। तुम जिसे 2-4 बूंद कहते हो ना, हम उसे 10 से 12 गिलास कहते हैं। तुम 10 से 12 गिलास चखते हो और अगर मन कर गया तो 10 से 12 बोतल गटक जाते हो। ये है। चलो, अंधेरा हो गया, घर देर से पहुंचूंगा तो माँ डांटेगी। मैं चलता हूँ दादा। अरे अरे परेश सुन, अरे सुन, आम तो दे दे, चल एक ही दे दे। अरे अरे सुन, अरे आम दे दे। रात के गहरे सन्नाटे में बिमला के घर के पास एक काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति धीरे से गुजरता है और उसके थोड़ी ही देर बाद पूरे घर में आग लग जाती है। अरे कोई है? अरे कोई है? बचाओ बचाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ, घर में आग लग गई। अरे काकी माँ, परेश, अरे जल्दी उठो। काकी माँ, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मुझको माफ कर दो। मैं आखिरी वक्त तक आपको बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बचा नहीं सका। अब मेरा क्या होगा माँ? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई?
मैं तुम्हें कैसे वापस पाऊंगा? बिमला की आकस्मिक मृत्यु की खबर पाकर और इतनी बड़ी घटना की जानकारी मिलते ही शारदा और रेखा गांव आती हैं, जहां कभी उनकी माँ की हंसी गूंजती थी, आज वही घर राख हो चुका है। माँ के जाने की सच्चाई उन्हें तोड़ देती है। बस कुछ ही दिनों में तो छुट्टियां आने वाली थी। हमने इतने सालों बाद माँ के साथ मिलकर पूजा मनाने की योजना बनाई थी। माँ हमें इस तरह अकेला छोड़कर चली गई। जब सुना कि वो बीमार है तभी से मन बेचैन था, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी भयानक मौत से उनका अंत होगा। लेकिन सरदा, सोचो ना, रात के अंधेरे में अचानक से इतने बड़े घर में आग लगना बहुत अजीब लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा गलत हो रहा है। ये हादसा यूं ही नहीं हुआ, हमें इसकी सही से जांच करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो दीदी, इतनी बड़ी दुर्घटना यूं ही नहीं हो सकती। मुझे भी लग रहा है इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है और हमें उसे उजागर करना होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। क्या पुलिस हमारी मदद करेगी? हो सकता है पुलिस इसे सिर्फ एक हादसा बताकर केस बंद कर दे। अरे लेकिन पुलिस के बिना तुम दोनों अकेले इतनी बड़ी सच्चाई कैसे सामने लाओगी? अगर पुलिस साथ दे तो सब आसान हो जाएगा ना। आनंद की बात में दम है दीदी, हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि यही ठीक है तो वही करो। मेरी बस एक ही चाहत है, अगर इसके पीछे किसी का हाथ हो तो वो किसी भी हालत में बचने ना पाए। कई सालों से आनंद और रेखा एक दूसरे को पसंद करते थे। आनंद तो रेखा के पढ़ाई पूरी कर गांव लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में उसका मिलन होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। परेश से पहले ही सुन लिया था कि तुम लोग पूजा में घर आ रहे हो। मैं बहुत खुश था, इतने सालों बाद तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। वही खुशी मेरे मन में भी थी आनंद, पर सोचा नहीं था कि खुशी इतने बड़े दुख में बदल जाएगी। हाँ, मुझे पता है रेखा कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम ऐसे टूट नहीं सकती। मैं तुमको टूटते हुए नहीं देख सकता रेखा। कहने में जितना आसान है, जीने में उतना नहीं आनंद। कोई कितना भी समझने की कोशिश करे, पर हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। हाँ, शायद मैं तुम्हारी पीड़ा पूरी तरह से ना समझ सकूं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ रेखा। बस इतना जान लो कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। क्या आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए उतनी ही जगह है आनंद? क्या इन 5 सालों में कुछ नहीं बदला? शायद बदल जाता अगर मैंने बदलने दिया होता, पर इन 5 सालों में मैंने सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जिया है रेखा। मैंने सोचा था वक्त के साथ तुम मुझे भूल चुके होंगे, कोई नई जिंदगी शुरू कर ली होगी। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम गांव छोड़कर गई थी उसी दिन मेरी जिंदगी रुक गई थी। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। मैं भी इन 5 सालों में तुम्हें कभी नहीं भूली। क्या अब भी तुम मेरे साथ आ सकते हो इस मुश्किल वक्त में? हाँ, इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ रेखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शारदा और रेखा ने आनंद की सलाह पर पुलिस की मदद ली। जब पुलिस ने पूरे घर की अच्छी तरह से जांच की तो उन्हें घर के बाहर एक शराब की बोतल और एक छोटा रूमाल मिला। देखा रेखा, जैसा हमें शक था वैसा ही हुआ। घटनास्थल से शराब की बोतल मिली है और ये साबित करता है कि इसमें किसी का हाथ जरूर है। लेकिन ये रूमाल किसका हो सकता है? अगर एक बार पता चल जाए तो समझो आधी समस्या हल हो गई। अब जब ये चीजें मिल गई हैं ना, तो पुलिस को असली गुनहगार पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, हम जरूर अपराधी को ढूंढ लेंगे, देखना। लेकिन सिर्फ पुलिस पर सब कुछ छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। हमें भी कुछ कदम उठाने होंगे असली अपराधी तक पहुंचने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये रुमाल किसी बहुत परिचित के पास देखा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। कहीं कहीं तो देखा है मैंने इसको। माफ कीजिएगा अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे घर के पास जो हरिपत बाबू का बेटा है ना, वो भी तो दिन भर शराब पिए घूमता रहता है। हाँ लक्ष्मण, लेकिन सिर्फ नशा करने से किसी पर शक नहीं किया जा सकता ना। शराब की बोतल तो किसी कारण से भी हो सकती है, लेकिन असली चीज है सबूत। एक मिनट, रुके। एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठा था, तब मुरली दादा के हाथ में ऐसा ही रुमाल देखा था, याद आ गया। अरे हाँ, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ऐसा ही रुमाल मुरली दादा के पास था। लेकिन मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुरली दादा इतना बड़ा काम क्यों करेंगे। उसकी तो हमारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब इस सवाल का जवाब तो मुरली ही दे सकता है। चलो, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे मुरली का ही हाथ था। लेकिन जब उसे पता चला कि रेखा ने पुलिस की मदद ली है और जांच चल रही है, तब उसे अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। अरे तू इतना चुप क्यों है रे? तेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तू मुझको बता नहीं रहा है। सच सच बता, किस बात की चिंता सता रही है तुझे? बोल। मैं क्या कहूँ भानु, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरह से कहूँ तो ये पाप है। अब मैं नहीं जानता कि इसका प्रायश्चित कैसे करूँ। अरे लेकिन तूने गलती क्या की है वो तो बता, वरना मैं मदद कैसे करूँगा। ये बहुत बड़ी गलती है और मुझे नहीं लगता कि इसका हल इस दुनिया में किसी के पास है। ओहो, इतने घुमा फिरा के बातें मत कर, साफ साफ बोल। मेरा नशा हवा हो रहा है। अगर तूने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया तो अब क्यों छुपा रहा है? बोल ना। भानु, विमला देवी की मौत, उनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, इन सब के पीछे मेरा ही हाथ था। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। हाँ? ये क्या कह रहा है तू? तू तो कहता था कि विमला देवी से तू नफरत करता है और अब कह रहा है कि तूने ही उनको मार दिया। हाँ, विमला देवी के घर में जो आग लगी थी वो कोई हादसा नहीं था, वो आग मैंने ही लगाई थी। अरे लेकिन क्यों? इतना बड़ा कदम तूने कैसे उठा लिया मुरली? देख, अब मुझे पता है, अगर पुलिस को पता चलेगा तो क्या होगा। मुझे भी पता है, लेकिन क्या कहूँ, उस दिन मैं बहुत नशे में था, मुझे होश नहीं था। मैं सिर्फ उन्हें सबक सिखाना चाहता था। अरे तो सबक तो मैं भी सिखाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू एक इंसान की जान ले ले। ये कोई मजाक की बात नहीं है। मुरली अपने जमीर की आग में जल रहा था और उसकी बातें सुनकर भानु भी हैरान रह गया। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, नाम था आलोकनाथ। बिमला देवी की मृत्यु से वो बहुत दुखी था, लेकिन वो अपने बेटे परेश को बहुत स्नेह करते थे। ओ, अरे क्या हुआ आम चोर? आजकल आम चुराना छोड़ दिया क्या? ऐसे उदास बैठा रहना तुझे शोभा नहीं देता परेश। क्यों? जब मैं आम चुरा कर भागता था और आप लाठी लेकर मेरे पीछे भागते थे, वो आपको अच्छा लगता था? अरे देख बेटा, तेरे जैसे चोर अगर यूं उदास देवदास बनकर बैठ जाए तो हमें मजा कैसे आएगा? हाँ, आप तो मेरी हालत जानते हैं काका। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अरे बेटा, जिंदगी में जितनी जगह तुम दुख को दोगे, दुख तुम्हारी जिंदगी को उतना ही निगलता जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? नदी में कूद जाऊं ताकि कहानी यहीं पे खत्म हो जाए? अरे तुम फालतू की बातें मत कर। चल पहले बाजार चलते हैं, तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ, फिर नदी में कूदने के ऊपर एक हम रिसर्च कर लेंगे, चर्चा करेंगे। चल 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 चल। आप ही जाइए काका, मेरा मन नहीं है। अरे बेटा, क्या तेरा मन और क्या मन नहीं है? चल, अरे मैं कह रहा हूँ ना, बड़ों की बात नहीं टालनी चाहिए। चल बेटा, चल चल चल, आजा आजा। भानु ने मुरली की सच्चाई जानने के बाद भी दोस्ती की खातिर किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसी रास्ते से आनंद और रेखा गुजर रहे थे।
और उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब मैं खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था, लोग मुझे देखकर भी चले जा रहे थे। अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद मैं मर ही गया होता। शांत हो जा भानु, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। आजकल सड़कों पर बहुत हादसे हो रहे हैं, अगली बार जरा संभल कर चलना। तुम्हारी हालत अब ठीक है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ छोड़ी हैं, समय पर लेना। अब हमें जाना होगा। हाँ, मुरली पर शक है। रुको रेखा, अब तक मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं अब और तुमसे झूठ बोलकर कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। क्या बात कर रहा है? कौन सा सच भानु? क्या बात है, बता। मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफी समय से पुलिस के पास जा रहे हो, रेखा की माँ की मौत के अपराधी को पकड़वाने के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुरली पर शक है। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर कानून कोई कार्रवाई नहीं करता। जो रुमाल मिला था वो मुरली का है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन तुम कह रहे हो भानु कि तुम्हें सच पता है। सही से बताओ, क्या वो सच भानु? हाँ, अगर कर सको तो मुझे माफ कर देना कि मैंने अब तक ये बात छिपाई, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही है और इन सब के पीछे मुरली का ही हाथ है। भानु ने रेखा और आनंद को सारी सच्चाई बता दी। सब कुछ जानने के बाद रेखा और आनंद ने उसे गवाह बनाने के लिए पुलिस के पास चलने को कहा और भानु मान गया। कुछ दिनों बाद भानु पुलिस के सामने मुरली के खिलाफ गवाही देता है और मुरली की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। शारदा और रेखा सभी को लेकर मुरली के घर पहुंचती हैं और उनके साथ पुलिस भी होती है। अरे तुम सब लोग मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? इतनी भीड़ जमा की है और पुलिस यहाँ क्यों खड़ी है? मैं इसलिए तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ क्योंकि अब तुम्हारे सारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है ताकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल सके। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने क्या किया? मुझे क्यों गिरफ्तार करोगे? बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा नाटक काम नहीं आएगा मुरली। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने सारे गुनाह को कबूल कर लो, समझे? देखो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या कबूल करूँगा? ए मुरली, कृपया करके अब सच बोल दे। यहाँ हर किसी को पता है कि तूने क्या किया है। मैंने खुद पुलिस को तेरे खिलाफ गवाही दी है। क्या? अरे तू मेरा दोस्त होकर मेरे खिलाफ गवाही दे आया भानु? इतनी बड़ी गद्दारी तूने कैसे कर दी? मैंने तो तुझ पर अपने भाई से भी ज्यादा भरोसा किया था, तू तो गद्दार निकला। हाँ, मुझे माफ कर दे मुरली, मैं तेरे भरोसे की लाज नहीं रख पाया, लेकिन मैं अब ज्यादा दिन ये अन्याय अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता, इसलिए मैंने सच का साथ देने का फैसला किया। ये सब मिलकर मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। अरे छोड़ो मुझे। अरे मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब मेरे दुश्मन है, दुश्मन। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुरली कितना भी चिल्लाता रहा, उसका कुछ असर नहीं पड़ा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। मुरली अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। सच सामने आने के बाद उसे 10 साल की सजा मिलती है। शारदा और रेखा अपनी दिवंगत माँ को न्याय दिलाने में सफल होती हैं। अकेले अकेले क्या सोच रहा है परेश? हाँ, सोच रहा हूँ दे कि कुछ ही दिन पहले तो जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। जब भी मैं बाहर से घर लौटता था, माँ का चेहरा देखता था, लेकिन अब माँ की शक्ल देखे कितने दिन हो गए। मैं जानती हूँ, माँ की कमी हमें भी बहुत महसूस होती है। ये पूरी घटना ही साबित करती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। हाँ, धीरे धीरे तो दिन कटे जाएंगे, पर जब तुम लोग शहर चले जाओगे तब मैं इस सुनसान गांव में अकेले कैसे रहूंगा? हर एक चीज माँ की याद दिलाएगी। मुझे पता है यहाँ रहकर तू अकेलापन महसूस करेगा, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला दे?
जब मैं इस बार शहर जाऊंगी तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। वहाँ तेरे लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दूंगी। नए माहौल में नई जिंदगी शुरू करेगा तो शायद ये दुख थोड़ा कम लगे। लेकिन दीदी, मैं गांव छोड़कर इतने दूर शहर में कैसे रहूंगा, क्या करूंगा? शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब जिंदगी हमें इतनी सख्ती से सबक सिखा गई है। ये गांव, ये खेत खलिहान और सबसे बड़ी बात, इस पूरी जगह में माँ की यादें बसी हैं। तो हमें भी हर हालत में खुद को ढालना सीखना होगा। शहर जाने का मतलब ये नहीं कि हम फिर कभी गांव नहीं आएंगे। हर साल कम से कम एक बार तो माँ की याद में यहाँ जरूर आएंगे। बहुत सारे दुखों के बीच भी वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। रेखा के फिर से शहर लौटने की बात सोचकर आनंद का मन भारी हो गया था, लेकिन वो अब उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। अरे, तुम लोगों ने शहर लौटने का प्लान कब बनाया है? अगले महीने हमारी परीक्षा शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ रहकर तो हर वक्त माँ की याद ही आती रहेगी। इसलिए सोच रही हूँ कल या परसों निकल जाऊं। पर रेखा, अगर तुम चली जाओगी तो फिर क्या कभी गांव आओगी? ये तो पक्के से नहीं कह सकती। शायद साल में 1-2 बार घर देखने आ जाऊं। हाँ, पिछली बार तुम चली गई थी और मैं तुम्हें रोक नहीं सका, लेकिन इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से चली जाओ। चाहने से क्या होगा आनंद, मुझे तो जाना ही होगा। डॉक्टर बनने का सपना है और वो तो मैं पूरा करके रहूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना सपना छोड़ो। मैं बस तुम्हारे इस पूरे संघर्ष में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने सपनों को छोड़कर यहीं रह जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, अपने सपने को पूरा करो, लेकिन उससे पहले मुझसे शादी करके जाओ। हाँ। क्या तुम पागल हो गए हो? परेश की पढ़ाई अभी बाकी है, दीदी की शादी नहीं हुई। इस समय तुम दीदी से शादी की बात करोगे? मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जीवन साथी कोई और हो। आनंद शारदा के सामने अपने और रेखा के रिश्ते की बात रखता है। शारदा को उनका रिश्ता पसंद आता है। इस पूरे सफर में तुमने जिस तरह हमारी मदद की, अगर तुम न होते तो शायद हम मुरली जैसे गुनहगार को इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाते। मैंने इस परिवार को हमेशा अपना ही समझा है दीदी। ऐसे वक्त में साथ देना मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो आनंद। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ रेखा बहुत खुश रहेगी। अगर रेखा शहर जाकर पढ़ाई जारी रखना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। अभी हमारी जिंदगी में दुख का समय है। माँ को गए सिर्फ 1 महीना हुआ है। ऐसे समय में शादी की बात करना शायद सही ना लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम रेखा को पसंद करते हो। मैं पिछले 5 साल से उसका इंतजार कर रहा था, फिर अचानक यूं उससे मिलना, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर रेखा को कोई एतराज ना हो तो मुझे तुम्हारे और उसके रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। तुम अपने घर वालों से बात करके सब तय कर लो। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए दीदी, मैं सब ठीक कर लूंगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मेरी वजह से रेखा के डॉक्टर बनने के सपने में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर रेखा की शादी तुमसे हो जाती है तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा। आनंद और रेखा की सादगीपूर्ण शादी होती है। कई साल बीत जाते हैं। शारदा और रेखा डॉक्टर बनकर गांव लौटती हैं। वो अपनी माँ बिमला देवी के नाम पर गांव के गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनवाती हैं, जहां दोनों बहनें बिना पैसे लिए लोगों का इलाज करती हैं। आनंद और परेश हर तरह से उनका साथ देते हैं।